नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट अर्थात पाठ का सार भी हम लोग देखेंगे। ध्यान रखना, पाठ का सार। फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी देखेंगे, यानी कि क्योंकि जो भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, एमसीक्यू जो है, सब्जेक्टिव हो, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हमें पाठ का सार अच्छे से समझ में आ जाता है तो एमसीक्यूज हम लोग चुटकी में हल कर सकते हैं। और यदि पाठ का सार एमसीक्यू हमने हल कर लिया तो फिर ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, बोलते हो ना। तो वही हम लोगों को करना है यार। हम लोगों को इस सेशन में बिल्कुल 100% याद होना है सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूं। यह एक निबंध है। इस निबंध के लेखक है वो अज्ञे साहब हैं। अब लेखक कहता है कि कोई भी इंसान लिखता है ना तो अंतर्मन की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए, यानी कि अंदर मन में, दिल में कुछ भाव छिपे हुए हैं, उससे मुझे बाहर निकलना है, उस पीड़ा से मुझे मुक्त होना है, उस दुख से मुझे बाहर निकलना है। कहा नहीं जाता आप लोगों को कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। अब तुम किसी के सामने जब रोना आ रहा है, तब किसी के सामने वो बात बताते आप लोग रो देते हो तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वही बात लेखक कह रहा है कि कोई भी इंसान लिखता है ना तो अंतर मन से छुटकारा पाने के लिए, अर्थात मन में, दिल में कोई बात छुपी हुई है, उस बात को बाहर निकालने के लिए कोई भी इंसान लिखता है। अब कवि ने कहा है कि कुछ बाहरी दबाव भी हो सकते हैं, जैसे किसी संपादक का आग्रह हो सकता है, किसी प्रकाशक का तगाजा हो सकता है, क्या कोई आर्थिक आवश्यकता, यानी धन की कमी है तो मुझे धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी कोई इंसान लिख सकता है। तो वैसे प्रमुख कारण जो होता है वह होता है प्यारे बच्चों अंतर्मन से बाहर निकलना, अंतर्मन से मुक्ति पाना, यानी मन में जो छिपा हुआ है उसको बाहर निकालना, उससे मुक्त होना ही कोई भी कवि लिखता है, कोई भी इंसान लिखता है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे आप लोग अज्ञे साहब का पूरा नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखना, सभी जल्दी से मुझे बताइए कि अज्ञे साहब का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कवि कहता है कि मैं क्यों लिखता हूं। यह क्वेश्चन जो है, यह प्रश्न जो है बहुत ही बड़ा सरल लगता है, लेकिन अपने आप में यह बहुत ही जटिल अर्थात बहुत ही कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध है। क्योंकि इसका सच्चा जो उत्तर होता है ना वो मन का है, आंतरिक है, अंतर्मन से छुटकारा पाना है, तब कोई भी इंसान लिखता है। तो सच्चा संबंध वही से है इसका। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो मन में जो बात छिपी हुई है उसको मुझे लिखना है, तो वाक्यों में उसे मुझे बांधना है। तो तुम्हें पता होगा कोई भी निबंध हो, चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई कविता हो, उन सब में शब्दों का खेल होता है। यदि शब्द हम लोग एक एक अच्छे से जचा देते हैं तो वह बहुत अच्छा माना जाता है और पाठक को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि मन की बात कहना और फिर उसको लिखना, शब्दों में लिखना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा कठिन जटिल काम होता है, लेकिन कहना बहुत ही सरल माना जाता है। इतना ही नहीं कहा जा सकता कि उसमें कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कहता है कि जो मन में बात होती है, क्या पता वो किसी दूसरे के लिए उपयोगी हो, तो ऐसा लिखना ही चाहिए। क्या पता किसी के मन को छू ले, किसी के दिल को छू ले, ऐसी बात मैं लिख दूं, तो इसीलिए भी लिखा जाता है। एक उत्तर तो यह भी है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लेखक कह रहा है एक तो मैं स्वयं जानना चाहता हूं मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं, मुझे इसका आंसर मुझे प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं ये क्यों लिखूंगा, लेकिन इसका उत्तर जब मुझे पता कब चलेगा, जब मैं उसे लिखना स्टार्ट कर दूंगा या लिख दूंगा। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था, यानी उस अंतर्मन की व्यवस्था से मुक्त हो जाता है या अंतर्मन की व्यवस्था को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। यानी कि मैं, कवि कहता है कि मैं भी इस आंतरिक मन से, इस अंतर्मन से छुटकारा पाने के लिए मैं तटस्थ होकर उसे देखता हूं, फिर उसके बाद मैं उसे लिखता हूं। मुझे पता चल जाता है कि फिर मैं क्यों लिखता हूं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार लेखक नहीं होते। बात तो सही है, सभी कृतिकार रचना लिखने वाले नहीं होते। कृति यानी क्या होता है? रचना। कार यानी करने वाला या लिखने वाला। न उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से
भी लिखा जाता है संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ प्रसिद्धि मिल गई, हम कुछ प्रसिद्ध हो गए लिखते लिखते, तो यह भी इसलिए भी लिखा जाता है कि कोई बाहरी दबाव भी हो सकता है, किसी प्रकाशक का तगाजा हो सकता है, किसी संपादक का आग्रह हो सकता है, धन की आवश्यकता है, तो इसलिए भी लिखा जा सकता है, जिसे बाहरी दबाव कहा गया है लेखक के द्वारा। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भी भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का है। दूसरी यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त ही बन जाता है। ये बात तो सही है, कुछ बाहरी दबाव है तो बाहर का दबाव बाहर का ही रह जाता है, लेकिन सच्चा तब लिखावट बाहर आती है, तब शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जब हमारा अंतर्मन हमें विवश करता है कि तुम इसे लिखो, इससे आप लोग छुटकारा पाइए, तब अच्छे से लिखा जाता है। यहां पर कृतिकार की शोभा और आत्मानुशासन का महत्व बहुत है। यानी कि कोई भी इंसान, ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई भी कवि या कोई भी कृतिकार है वह लिखता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, उसका शोभा और उसका अनुशासन। यानी कि कोई भी हो इंसान, कोई भी हो XYZ, एक तो शोभा होता है और एक होता है आत्मानुशासन, यानी कि स्वयं का अनुशासन। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के ही लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने के बाद कोई भी इंसान जब तक अलार्म नहीं बजे तब तक वह उठता भी नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब तक अलार्म नहीं बजेगा ना तब तक कहते हैं यार अभी तो टाइम है, 7 नहीं बजे हैं, 7 बजे मुझे उठना है, तो तब तक कोई भी इंसान नहीं जगता है। तो वही बात लिखने की भी यहाँ कवि ने बताने की कोशिश हमें की। यानी बहुत सारे उदाहरण कवि ने दिया है, उन सभी उदाहरणों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि कोई सा भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, भौतिक यथार्थ क्या, जब हम लोग किसी चीज को अपने आंखों से देख लेते हैं तो उसका संबंध भी उससे बन जाता है कि अब ये भी दबाव हमारे सामने है लिखने के लिए, इसे हमें लिखने की जरूरत है। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। यानी मुझे कभी कभी कहता है कि कभी मुझे भौतिक जो भी यथार्थ उसका संबंध जो बना रहता है, मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मुझे कभी समस्या भी नहीं आई है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं, अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। कहने का तात्पर्य क्या, कभी कभी मैं अपने आप उठ जाता हूं और कभी कभी यदि अलार्म भी बज जाती है तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। भीतरी व्यवस्था क्या होती है, अंतर्मन छुटकारा क्या होता है, अंतर्मन का व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानूं यदि मैं तो वह भी बहुत बड़ा कठिन है। जैसे कहते हैं ना कि मैं क्यों लिखता हूं, यह कितना सरल एक सवाल है लेकिन जब मैं इसका आंसर लिखता हूं तो यह अपने आप में बहुत बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी कवि पहले से एक वैज्ञानिक तो थे ही, अब उन्हें जापान जाने का मौका मिला तो वो उस मौके को चूकना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था तो वह उसे अखबारों में न्यूज़ में बहुत बार पढ़ लिया था, लेकिन जब मौका मिल गया तो उस शहर को देखने का मौका मिला तो हिरोशिमा को वो देखते हैं तो एक पत्थर पर एक इंसान की छाया देख लेते हैं। जैसे मान लो जब बम गिराया होगा तो कोई इंसान खड़ा होगा तो उससे बचने के लिए वह इंसान उस पत्थर से चिपक गया होगा। अब जैसे चिपका तो बम गिराया गया अणुओं के द्वारा तो उसका वह शरीर था वह भाप से उड़ गया और उसकी चित्र उस पर छप गया। तो वह जो छाया थी कवि के अंतर्मन को इतना झकझोर दिया कि मन कह रहा है कि लिखो, तुम इस दुख से बाहर निकलो, तुम इससे मुक्ति पाओ, तभी तुम्हें अपनी जिंदगी का एक कुछ मायना पता चलेगा। तो लेखक जब वापस आता है तो अपनी रेलगाड़ी में बैठे बैठे वह इस कविता को लिख देता है। तो तभी तो कवि ने कहा है कि जब मन कहता है ना, अंतर्मन कहता है, तभी कोई इंसान लिखता है अच्छे से। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं,
मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है, विज्ञान का विद्यार्थी। तो इसलिए तो इन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखने का विचार भी किया। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के कारण प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे पहले से ही था। किसके बारे में? अणु के बारे में, सैद्धांतिक नियमों के बारे में मुझे पता था और इसका बहुत सारा मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे बहुत सारा ज्ञान था पहले से। फिर भी जब वह हिरोशिमा में अणुबम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा, यानी कि सारी जानकारी लगभग मैंने प्राप्त कर ली। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। ध्यान रखना, विज्ञान का यह जो दुरुपयोग किया गया है, बुद्धि का विद्रोह का क्या है? स्वाभाविक विद्रोह था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने लेख आदि कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर, ध्यान रखना, ये अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। कहने का तात्पर्य क्या है? एक बुद्धि अलग चीज होती है, बौद्धिक प्रकृति जो होती है इंसान की, बौद्धिक पकड़ जो होती है वो अलग चीज होती है, लेकिन एक अनुभूति अलग चीज होती है। जब अनुभव अनुभूति का रूप धारण कर लेता है तो इंसान अपने आप ही लिखना स्टार्ट कर देता है। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बम का, यानी कि कोई बम बनाया गया, अब उसका प्रशिक्षण करना है तो ब्रह्मपुत्र नदी में उस बम का मतलब कैसे काम करता है या वास्तविक हमने जो उद्देश्य हमारा था वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, तो हजारों मछलियां मार देते हैं। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतरी उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अनुभव द्वारा व्यर्थ जीव मांस का अनुभव तो कर ही सका था। यानी कि जब उन व्यर्थ में ही उन जीवों को मारना तो उसका अनुभव तो मैं कर ही सका था पहले। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन, ये तो पढ़ा दिया गया, वापस रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया, युद्ध काल हजारों मछलियां मार देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक पेज वापस आ गया। नेक्स्ट, यानी कि जीवनाश का अनुभव तो मुझे, यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी में हमारे फौजी हैं, जब पूरी सीमा मैंने देखा तो जब कोई बम बनाया जाता तो उसका परीक्षण करने के लिए वो देखा कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ नहीं हुआ, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक करके हजारों मछलियां मार देते, तो उसका दुख तो मुझे अनुभव था ही। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। यानी कि हिरोशिमा पर जब अमेरिका द्वारा बम गिराया गया तो वहाँ जिस अस्पताल में वो लोग आज भी जूझ रहे हैं, उस अस्पताल को मैंने देखा तो मेरा मन भी क्या हो गया, झकझोरा। लेकिन आगे और देखो, जिससे उनका दुख बहुत बड़ा हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। बताए ना, जब अनुभव अनुभूति का रूप धारण कर लेती है तो इंसान लिख लेता है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। यानी कि ध्यान रखना, क्या कहा गया है, अनुभव तो घटित होता है, यानी अनुभव तो किसी घटना को देख करके घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर। इन कहने का तात्पर्य, जब अनुभव होता है, जब अनुभव अनुभूति का रूप धारण करता है तो उसमें अपनी कल्पना, अपने विचार, अपने भाव, अपनी संवेदना आदि उसमें जुड़ जाती हैं, आत्मसात कर लेती हैं, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में है, आ जाता, ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, सॉरी बेटा, कहने का तात्पर्य क्या है, जब अनुभव है अनुभूति का धारण कर लेती है तो हमें ऐसा लगता है कि यह जो घटना है यह मेरे सामने ही हुई है, घटित हुई है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। क्योंकि मैंने हिरोशिमा वो अस्पताल भी देखा, लोग कष्ट पाते हुए, रेडियम पदार्थ किस प्रकार आहत हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, उससे मुझे अनुभूति नहीं हुई। अनुभव तो हुआ लेकिन अनुभूति नहीं हुई, इसी कसर थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर
एक लंबी उजली छाया विस्फोट के समय कोई वहां पर खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियमधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यानी कि अब कवि का जो अनुभव था, जो उन्होंने लोगों को देखा, पीड़ित लोगों को देखा, उस अस्पताल में पीड़ित लोगों को देखा, तो जब अनुभव था अनुभूति में नहीं बदला, लेकिन जब उन्होंने यह एक छाया देख ली पत्थर पर, जले हुए पत्थर पर इंसान की जब छाया देखी, तो उनका जो अनुभव था वो अनुभूति में बदला और उनकी मन का अंतर्मन कहा कि तुम इसे लिखो। तब मैंने इसे लिखना प्रारंभ किया। ये देखो, ये पत्थर है और ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इससे लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने का विचार आया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई, उस छाया को देखकर एक थप्पड़ सा लगा मुझे, बहुत बड़ा एक दुख, एक गहरा झटका सा लगा। अवाक, यानी कि मैं उसे देखता ही रहा, अवाक इतिहास, और जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। यानी कि एकदम से मुझे धक्का लगा, एक सूर्य उगा, तुरंत वह छिप भी गया। मेरे अंदर इतना बड़ा दुख प्राप्त हुआ मुझे। मैं कहूँ कि उस क्षण में विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी जब कहा ना, जब अनुभव जो आंखों के सामने घटित होती है, जब हम कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो अनुभूति का धारण करती है तो ऐसा लगता है कि वह इंसान वहाँ नहीं, मैं वहाँ खड़ा हुआ, मेरी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से मैं उसे देख रहा था। उसे ही प्यारे बच्चों अनुभूति कहा जाता है। और तभी कोई कवि या इंसान लिखना स्टार्ट करता है। इसी में वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। यानी बुद्धि से बढ़ी और संवेदना के क्षेत्र में आ गई। यानी कि अनुभव जो था वो अनुभूति में बदल गया। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो कवि ने कहा कि कोई भी इंसान जब लिखता है, जब अंतर्मन उसे विवश करता है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों एमसीक्यूज पर। यानी कि अब हमने जो पाठ पढ़ा है, जो पाठ का सार पढ़ा है, संक्षिप्त रूप में पढ़ा है, उससे संबंधित एमसीक्यूज कर लेते हैं। अब आप लोगों ने यदि सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया ना बेटा, तो फिर हम लोग सफल है ये मानना। चाहे तो फिर कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है उसे हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूं, निबंध की रचयिता कौन है? तो सीधी सी बात है, कौन है? आगे साहब है। आत्मानुशासन किसे कहते हैं? आत्मानुशासन, आत्मधन, देखो इसका टुकड़ा कर लिया करो, आत्मधन अनुशासन, स्वयं का अनुशासन, आत्मा को अनुशासन में रखना, अपने आप अपनाए गए नियम, आत्मा पर अनुशासन करना या अपना अनुशासन। यानी कि देखो, आत्म अनुशासन स्वयं का अनुशासन जो होता है, यानी कि स्वयं द्वारा जो नियम अपनाए जाते हैं उन नियमों को आत्मानुशासन। यानी स्वयं को अनुशासन कैसे रखेंगे? जब हम कोई नियम बनाएंगे, उन नियमों की हम स्वयं पालना करेंगे, तब आत्मानुशासन होता है। मैं क्यों लिखता हूं निबंध में लेखक कहाँ घूमने गए थे? तो जापान, अमेरिका, भारत, कनाडा, कहाँ घूमने गए थे भी? तो सीधी सी बात है, कहाँ गए थे? जापान। मैं क्यों लिखता, लेखक क्यों लिखता है? बाहरी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था के कारण, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? अब बताओ मुझे क्या हुआ, लेखक लिखता क्यों? लेखक ने दोनों कारण बताए, भीतरी व्यवस्था के कारण भी और बाहरी दबाव के कारण भी। तो उपयुक्त दोनों। हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है भी? सीधी सी बात है, कहाँ है? जापान है। जापानी लेखक घूमने गया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी भाई? कुर्सी पर, रेलगाड़ी में, वायुयान में, बस में। तो बताया कि जब मैं भारत आ रहा था रेलगाड़ी में, तो बैठे बैठे रेलगाड़ी में मैंने ये कविता लिख डाली। अब ये सच अच्छी है नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी व्यवस्था ने मुझे कहा कि अंदर अंदर अंतर आत्मा से आवाज आएगी, इसे लिखो, तो मैंने इसे लिख दिया। मृत्यु कब हुई ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पर भी वैसे याद रख लेना, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भीतरी उन्मेष किसे कहा जाता है? मानसिक ज्ञान को, मानसिक शक्ति को, मानसिक विकास को, या अनुशासन? ध्यान रखना, भीतरी उन्मेष होता है मानसिक विकास, ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। मानसिक विकास को भीतरी उन्मेष कहा जाता है।
लेखक ने पत्थर पर क्या देखा? एक चित्र को, खून के निशान को, आदमी की उजली छाया को या ताजमहल की तस्वीर को? तो लेखक ने क्या देखा? एक आदमी की छाया को देखा, आदमी की उजली छाया को देखा। लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? यानी कि कृतिकार के लिए, जो कृति की रचना करता है, जो रचना करता है, किसी कोई रचना लिखता है, तो उसके अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? यानी कि अनुभव से गहरी चीज क्या होती है? अनुभूति। अनुभव तो क्या होता है? हमारे सामने घटित होता हुआ दिखाई देता है। और अनुभूति में क्या जुड़ जाता है? संवेदना जुड़ जाती है, कल्पना जुड़ जाती है, अपने विचार जुड़ जाते हैं, आदि सब जुड़ जाते हैं, तभी इंसान लिख पाता है। इस पाठ में अवाक शब्द का अर्थ बताइए। अवाक, अचानक, बताइए क्या होगा? भीतर अचानक, भयानक या साहस, तो क्या होता है? अवाक होता है अचानक। नेक्स्ट, लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? ये तो हिरोशिमा, जापान। तो जापान में हिरोशिमा, वैसे दोनों चीजें हैं, ABUSC, ठीक है, क्योंकि जापान गया तो हिरोशिमा में गया। लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय लेखक कहाँ था? भारत की पश्चिमी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में। तो अभी लेखक ने बताया भी था कि जब हम पूर्वी सीमा में रहते थे तो जो हमारी फौज में जो बम का प्रयोग, प्रशिक्षण किया जाता था, परीक्षण किया जाता था, वो ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक कर किया जाता, जिससे हजारों मछलियाँ मर जाया करती थी। तो उसका दुख तो कभी को था ही पहले से। जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला? किसे देखकर अनुभूति को बल मिला भाई? जापान के लोगों को, जापान की ऐतिहासिक इमारतों को, पत्थर बनी छाया को, या भीतरी व्यवस्था से? तो ध्यान रखना, पत्थर पर बनी छाया को देख करके लेखक की अनुभूति को क्या मिल गया? बल प्राप्त हो गया। मैं क्यों लिखता हूं, इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार का संबंध है? किस प्रकार संबंध है? लेखक के सांसारिक जीवन से, लेखक के बाहरी जीवन से, लेखक के आंतरिक जीवन से, लेखक के सामाजिक जीवन से? तो किससे संबंध है? लेखक के आंतरिक जीवन से इसका संबंध है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, लेखक के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? आर्थिक, कौन सी व्यवस्था होती है? आर्थिक आवश्यकता, प्रकाशक के तकाजे की, संवादकों के आग्रह की? तो डी ऑप्शन है, तीनों की भारी दबाव होता है। मैं क्यों लिखता हूं, निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो पूछा जा चुका है, अब इसका पूरा नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है? लिखने के पश्चात, लिखने के बाद क्या अनुभव करता है? निराशा, भय, मुक्ति, खुशी? तो मुक्ति, यानी कि खुशी भी होती है और मुक्ति भी होती है, वैसे मुक्ति, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। लेखक के अनुसार कोई लेखक क्यों लिखता है? भीतरी व्यवस्था के लिए। यदि क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यानी कोई भी लेखक लिखता है तो भीतरी व्यवस्था के कारण ही वह उसे लिखता है। अब आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? बात तो सही है, क्योंकि इंसान में जब तक कल्पना, विचार, भाव आदि नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी इंसान नहीं लिख सकता। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव उसके भीतर की व्यवस्था से मुक्त करने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करता जितना काम अनुभूति करती है। प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना, भाव और कल्पना के सहारे घटना और अर्थात सत्य को आत्मसात कर लेती है, जिससे अप्रत्यक्ष घटना भी आंखों के समक्ष ज्वलंत प्रकाश बन जाती है, जिससे लिखकर ही अपनी भीतरी व्यवस्था से छुटकारा पाया जा सकता है। वह स्वयं को जानने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक के लिए अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया है। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, भीतरी व्यवस्था जब तक नहीं कहेगी, जब तक हम लोग उस अनुभव में जो आंखों के सामने हुआ है या हमने उसे देखा है, तो जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक हमारे अंदर जो आत्मसात करने के लिए जब कल्पना, संवेदना आदि नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम लोग नहीं लिख सकते। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब व किस तरह माना? जब उस उजली हुई इंसान की तस्वीर को देखा, तब उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। लेखक हिरोशिमा में घटित अनुभव से हुए नरसंहार के बारे में जानकर तथा जापान यात्रा के दौरान विस्फोट के कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी भोक्ता नहीं बना। जबकि एक दिन जब लेखक हिरोशिमा की यात्रा के समय सड़क पर अकेला घूम रहा था, तब उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी जिस पर झुलसे हुए एक मानव की तस्वीर छपी हुई थी। विस्फोट के समय कोई आदमी उस पत्थर पर खड़ा होगा, पत्थर के पास, पत्थर पर नहीं, पत्थर के पास
खड़ा होगा। रेडियोधर्मी किरणों ने उस खड़े व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और उसकी छाया पत्थर पर डाल दी होगी। उसे देखकर लेखक के मन में संवेदनात्मक अनुभूति जाग गई। परिणाम स्वरूप उसके मन में अणुबम विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य जाग उठा और वह हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि उन्होंने अस्पताल भी देखा, पीड़ितों को भी देखा, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई भी अनुभूति में नहीं बदला। लेकिन जब उस तस्वीर को देखा उन्होंने, जब सड़क पर घूम रहा था, उस जले हुए पत्थर पर देखा, तब उसको अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वह लिखना भी प्रारंभ कर दिया। दोनों क्वेश्चन है बेटा, ये और ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। दोनों मोस्ट हैं, आ सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। नंबर 3 है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग पूछा जा सकता है। तो लेखक कौन सी बात लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक को लिखने के लिए उसकी अभ्यंतर व्यवस्था और आत्मिक अनुभूति की तीव्रता प्रेरित करती है, यानी अंदर की व्यवस्था और उसके स्वयं की अनुभूति, जब वो अनुभूति का रूप धारण कर लेती है। किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत उसकी भीतरी व्यवस्था से मुक्ति, संपादक का आग्रह, किसी का भारी दबाव अर्थात आर्थिक आवश्यकता होते हैं। परंतु इन सब प्रेरणा स्रोतों में पहला कारण भीतरी व्यवस्था से मुक्ति ही उसके लेखन का मूल कारण बनता है। यानी कि ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, भीतरी व्यवस्था से निकलना, मुक्त होना ही हमारा सबसे बड़ा लिखने का कारण है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति, स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हैं बताया था, प्रकाशक के दगाजे, संपादकों का आग्रह, ठीक है, संपादकों के दबाव का आग्रह, प्रकाशक के दबाव का आग्रह, या कोई भारी दबाव, आर्थिक आवश्यकता का दबाव, पारिवारिक दबाव, तथा इनके अलावा लेखक शासकीय दबाव या कोई राजनीतिक दबाव की व्यवस्था से भी लिखने की प्रेरित होता है। यानी कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप और भी जोड़ सकते हैं इसमें। क्या बाह्य दबाव केवल लेखक से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? प्रत्येक क्षेत्र में है बेटा, ऐसा नहीं कि लिखने वाला इंसान, यानी कि अनुभूति सभी क्षेत्र में पाई जाती है। बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर पत्रकार, अभिनेता, गायक, नर्तक आदि अपने संपादक तथा फिल्म निर्माता व निर्देशकों के दबाव से प्रभावित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इनके ऊपर उनके प्रशंसकों का भी दबाव होता है। यदि संपादक, निर्माता, निर्देशक, प्रशंसक आदि किसी ख्याति प्राप्त, धन कमाए हुए कलाकार पर दबाव न बनाएं तो वह कलाकार काम करने की बजाय आराम करना अधिक पसंद करेगा। बात तो सही है, जब तक किसी का दबाव नहीं होगा ना। तो अब जैसे मान लो हमें कोई दबाव नहीं दे तो हम लोग पढ़ाएं नहीं, क्योंकि दबाव आता है भाई, ये करना है, वो करना है, बच्चों का एग्जाम आ रहा है। जरूर नहीं है कि हमें मैनेजर भी कहे या कोई इनसे बड़ा अधिकारी कहे जब, नहीं बेटा, दबाव बहुत तरह के होते हैं। भाई बच्चों का पेपर आ रहा है, एक दबाव ही तो है भाई। बच्चों का पेपर मान लो कोई डेट आ गई, मान लो मार्च में है, तो भाई मार्च में पेपर है, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप भी लोग भी आगे बढ़ेंगे, अच्छे नंबर जब भी तो प्राप्त होंगे। तो दबाव बहुत अलग अलग कारणों का, अलग अलग तरह से होता है, जरूरी नहीं है कि बस इन्हीं का दबाव हो। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत्य व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। आप यह कैसे कह सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अंत भी है और बाह्य भी है, वो कैसे? देखो, लेखक जब जापान यात्रा पर जाने का मौका मिला तो वह हिरोशिमा के उस अणुबम विस्फोट से पीड़ित लोगों को अस्पताल में देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, क्योंकि वह विज्ञान के विद्यार्थी के साथ साथ हिरोशिमा से संबंधित सभी सूचना पढ़ चुके थे। ये तो था भारी। अब अंतरी देखो, परंतु जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति के जले हुए शरीर की तस्वीर को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और लेखक को वह छाया लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत्य और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। बाह्य तो मतलब अस्पताल में देखा पीड़ितों को, और आंतरिक जब वो उस पत्थर पर उजली छाया को देखा, तो दोनों है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से होता है? तो बहुत सारे कारण है। देखो मैंने जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं आप, अदर भी लिख सकते हैं। इसको देख लेना अच्छे से, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनता, फिर पढ़ लेना इसे। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि ये भी आपके मन से है और 7th क्वेश्चन भी था आपके मन से है। आप अपने मन से जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा, जो था मैं क्यों लिखता हूँ अगेय साहब जी का, ठीक है। और हम लोगों ने पूरा पाठ का सार भी हम लोगों ने अच्छे से देखा है और MCQs भी किया है और सब्जेक्टिव भी किया है। क्या आप लोग मुझे कह सकते हैं कि हाँ सर 100% हमें याद हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।